सड़कों पे आए बिना काम नहीं चलेगा, ये बात तो मुझे मालूम थी। हम सब इसलिए कोशिश कर रहे थे कि देश के सारे संगठनों को एक मंच पर ला सकें, एक साथ इस लड़ाई का आगाज कर सकें। अभी लड़ाई बहुत बड़ी होनी है, क्रांति आनी है, तय है। इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बहुत बड़ी क्रांति होगी, लेकिन लेकिन बहुत डाउट क्रिएट करता है दिमाग में कि इस क्रांति की अगुवाई कौन करेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस आंदोलन को आगे कौन लेकर के जा रहा है, लेकिन एक बात को ध्यान दीजिए मित्रों कि उन लोगों की खोज करिए समाज में से जिन लोगों को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सारे कायदे कानून पता है और ये क्या करने वाले हैं ये सब मालूम हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। किसान आंदोलन के दौरान सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, दो बड़े बॉर्डर थे, दोनों मुख्य बॉर्डरों पर जा जा करके सारे किसान नेताओं को, चाहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, चाहे बलबीर सिंह राजेवाल हो, चाहे बलदेव सिरसा हो, मंजीत राय हो, अभिमन्यु कोहाड़ हो, जो अपने आप को ये कहते हैं, एक अकेले विकास सिसर भाई को मालूम था और वो वकालत करा करते थे उसके अंदर कि ये केवल किसानों के कानूनों का मसला नहीं है, जैसे ये सिर्फ अग्निपथ स्कीम का मसला नहीं है। आप लोगों को यह बात समझ में आनी चाहिए कि अगर इस आंदोलन को, अगर इस क्रांति को केवल अग्निपथ तक सीमित रख दिया तो हम फिर से वही धोखा खाएंगे जो पहले खाया। लड़ने वाले सारे योद्धा बॉर्डरों पर बैठे हुए थे और उस पूरे एक साल में इन्होंने पूरे कानून बनाए कि आपके ऊपर जबरदस्तियां कैसे कैसे थोपनी है। अभी भी इनको मेडिकल हेल्थ बिल लेकर के आना है। देखिए, गेम समझिए। जिस वक्त देश को जातीय दंगों में और सांप्रदायिक दंगों में उलझाया हुआ था, उसी वक्त यह अग्निपथ की योजना लाई जा रही थी। क्या कह रहे हैं कि 2 साल तक रिसर्च करिए इसके ऊपर। सरकार का पक्ष लेने वाले लोग ये कह रहे हैं कि 2 साल की रिसर्च के बाद ये स्कीम लेकर के आए हैं, यानी इतनी रिसर्च करिए इसके ऊपर। फिर 3 दिन में 3 अमेंडमेंट क्यों करने पड़ गए भैया? याद है, पहले 50 दिनों में 74 नोटिफिकेशन दी थी जिस वक्त नोटबंदी लगाई थी। यानी एक दिन में 2-3 नोटिफिकेशन भी आ जाया करती थी कि पब्लिक को यह समस्या आ रही है, नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, नहीं इतने निकलवा सकते हो, नहीं इतने जमा करा सकते हो, नहीं ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। 50 दिन में 74 नोटिफिकेशन थी। पूरे साल का हिसाब लगाओगे तो आपको पता चलेगा 450 से ज्यादा नोटिफिकेशन थी जिस वक्त जीएसटी लगाया गया था एक साल के अंदर। वहां भी एक दिन की एक से ज्यादा थी और अभी भी 3 दिन में 3 तो कर चुके हैं। वापस तो ये लेंगे, अब इसको बैकडोर से लेके आएंगे। जैसे इन्होंने आपके बच्चों को पहली दूसरी लगाने पे लोगों ने विरोध किया, लेकिन ये सिर्फ हरियाणा ने तो किया था, पंजाब में तो अभी भी लगा रहे हैं, दिल्ली में तो अभी भी ठोक रहा है केजरीवाल, ममता बनर्जी तो वहां ठोक रही है, महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे ठोक रहा है, यूपी के अंदर योगी लगा पड़ा है। ना कर दिया कि हम तो अपने बच्चों को नहीं लगवाएंगे, तब ये बोलते हैं हम तो तुमको पोलियो की पिलाएंगे, हम तो तुमको फलाने के पिलाएंगे, हम तो तुमको ढिमके की पिलाएंगे। चाहे जिस मर्जी के जैसे जरिए पिलाएं, आपकी बॉडी में डालना ही डालना है उन लोगों ने। ये छोड़ने वाले नहीं है। एक तो सभी दोस्तों से गुजारिश है, जितने आपके पास ग्रुप्स हैं, जितने आपके पास वो सारे आईडीज हैं, उन पे शेयर कर दीजिए, चाहे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दीजिए और लोग जुड़ सकें। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि आपकी चुप्पी आपकी बर्बादी का, आपके बच्चों की बर्बादी का रास्ता बना रही है। और ये बात हम आज से नहीं कह रहे हैं, 2 साल से तो मैं आपको बता रहा हूं वीडियो बना बना के। और हम लोग पिछले साल जो है, पिछले साल 2021 में जब किसानों के कानून इन्होंने वापस ले लिए थे, उस वक्त
के बाद बिल्कुल युद्ध स्तर पर हम लोग इस प्रोपेगेंडा को खोलने लग गए थे। किसानों के कानून वापस लेने से पहले हम किसान आंदोलन में लगे हुए थे। यानी सितंबर 2020 से लेकर के और आज तक आप सोचिए, हम लोग लगातार आपको ये बता रहे हैं कि चाहे ये किसानों के कानून हो, चाहे ये गेम प्लान हो, ये सब इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। तो फिर क्यों नहीं हम लोग जागे? जिस वक्त किसान आंदोलन चला हुआ था उस वक्त हमें जागना चाहिए था, मुझे लगता है। तो मैं आप लोगों से, एक सेकेंड आप होल्ड करिए, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने आसपास के लोगों को बताइए कि जिस प्रकार से नोटबंदी एक षड्यंत्र था सब कुछ बर्बाद करने का, जिस प्रकार जीएसटी एक षड्यंत्र था सब कुछ बर्बाद करने का, जिस प्रकार राफेल के अंदर 53-54 हजार करोड़ का घोटाला एक तरह से षड्यंत्र था, लॉकडाउन भी षड्यंत्र था, ये जो शरीरों में डाल रहे हैं ये भी षड्यंत्र है, इसके नाम पर जो सीसीटीवी कैमराज लग रहे हैं ये षड्यंत्र है, एफसीआई के पास अनाज नहीं बचा है ये षड्यंत्र है, सब कुछ कैश कर देना, डिजिटल कर देना, बैंकिंग को फोन पे ले आना ये भी षड्यंत्र है। क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आप बर्बाद होते जा रहे हो, लेकिन इनके पास हर जिले के अंदर 5 स्टार दफ्तर है। अकेले दिल्ली के दफ्तर 1400 करोड़ रुपए का है, अकेला दिल्ली के अंदर जो दफ्तर है भाजपा का। और जो सेंट्रल विस्टा, मुझे क्या कहा भाई, सारा देश बंद था लॉकडाउन के दौरान। हाँ ठीक है, क्यों था बंद? क्योंकि ना इनको ना इन्फेक्शन रोकना था। अच्छा, कंटेजियस था, बड़ा दिक्कत थी। अच्छा, सेंट्रल विस्टा में तो नहीं थी कोई दिक्कत। सेंट्रल विस्टा को तो इन्होंने एसेंशियल कमोडिटी में रखा हुआ था कि ये तो होगा ही होगा। 750 किसान और 450 दिन का संघर्ष, 450 किसानों ने शहादत दी है दिल्ली के बॉर्डर पर, और तब 3 कानून वापस हुए हैं। और उस वक्त आज भी ये फीलिंग है। देखिए, 2 तरह की बातें हो सकती हैं। एक ये हो सकती है, हिम्मत बढ़ाने के लिए हम ये कहें कि पहली बार सरकार को ये औकात याद दिलाई कि जनता ही मालिक है, और देश के किसान ने वो 3 कानून जो संसद में पास किए थे, दोनों सदनों में 2 दिन के अंदर वापस किए गए। ये पहली बार हुआ इस पूरे 8 साल के सरकार के अंदर। ये एहसास कराया गया कि भाई यहां पर ताकत सबसे ज्यादा लोगों की है। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी जो जीत का श्रेय है, जो बहुत बड़ा जो श्रेय है, वो उन लोगों को जाता है जो अहिंसक तरीके से लगे हुए थे। अब पूरे देश के अंदर इन लोगों ने नौजवानों के आंदोलन के नाम पर अपने गुंडों तत्वों द्वारा आगजनी करवानी शुरू करी, पत्थर बरसवाने शुरू करे। आपको एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं कि जैसे रोहतक के अंदर हुआ, जैसे तोशाम में हुआ, जींद में हुआ। जींद का मैं आपको केस बताता हूं। जींद में क्या होता है कि किसान संगठन और बाकी के लोग आते हैं, बैठ के बात करते हैं, उनको बताते हैं भाई तुम्हारा फायदा उठाने के लिए दूसरे संगठन आएंगे और तुमको नुकसान पहुंचा जाएंगे, तो तुम एक काम करना, इस आंदोलन को थोड़ा सा अच्छे लेवल पे लेकर के चलना, और मतलब इन हिंसक नहीं होना चाहिए, और किसी को बोलिए। हमारे पास फोन आए युवाओं के कि भाई आप हमारे आंदोलन को लीड कर लो। देखिए ऐसे नहीं, आप बैठिए। देखिए हम लोग 21 संगठनों का समूह है, बैठ के बात करते हैं, पहले चर्चा करते हैं, पहले लड़ाई डिसाइड करते हैं। ये तो आपने बोला, जैसे आपको याद होगा जब हम 3 जनवरी को मैं गिरफ्तार हुआ तो इन्होंने अपना वो मुंह के पटके वाला जो केस था वो नीचे ले लिया, वापस ले लिया कि ठीक है अब बताओ अब तुम्हारे पास क्या लड़ाई बची। फिर उन्होंने वो जो सुई लगा रहे थे उसके लिए वो वापस कर दिया कि बच्चों को कंपलसरी नहीं है, लेकिन जारी तो रखा हुआ है इन्होंने, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो चालू है। तो इसीलिए हमने लोगों को संगठित करना शुरू किया कि आने वाले वक्त में जो क्रांति होगी उस क्रांति को कंट्रोल कैसे करोगे अगर आपके पास समझने वाले योद्धा नहीं है। यही कारण था कि हमने उसी वक्त बड़ी कॉल ना दे करके लोगों को इकट्ठा संगठित करना शुरू किया कि जो लोग देश के बारे में सोचते हैं उनको इकट्ठा करते हैं और उनकी मदद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही कारण था कि हम सारे संगठनों से मिल रहे थे,
लेकिन कुछ संगठनों की अपनी खिचड़ी है। महम के अंदर जाके बलराज कुंडू सरकार का आदमी है, सबको मालूम है राज्यसभा में क्या किया वो सबको पता है। वो सब उसके तो कभी भी जमीर जाग उठता है, कभी खट्टर के खिलाफ बोलता है, कभी मनोहर लाल के, कभी अपने उस गोरोबर के खिलाफ बोलता है। बाद में फिर उसका जमीर जाग उठता है कि मैं तो मोदी जी की नीतियों से जो है वो प्रभावित होकर फिर से भाजपा को समर्थन दे रहा हूं। तो ये तो ये कचरा आदमी भी मतलब आंदोलन को लीड करने लगा। वो तो शाम के युवा आए हुए थे वहां पे महम के अंदर, और वहां आके कहते हैं नहीं चलो तुम, कोई मीटिंग नहीं करनी, कोई कमेटी नहीं बनानी। ऐसे थोड़ी होता है भाई। 21 तारीख को जींद में मीटिंग बुलाई है, जनता सरकार मोर्चा भी आ रहा है, हरियाणा के मैक्सिमम संगठन वहां पहुंच रहे हैं और वहां डिसाइड कर लेंगे कि भाई लड़ाई कैसे लड़नी है। क्योंकि ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, और ये लड़ाई सड़क पर तो लड़नी ही होगी, दिल्ली तो जाना ही होगा, हिसाब तो लेना ही होगा, लेकिन अब की बार पूरा हिसाब लेके लौटना पड़ेगा। जिन दुकानदारों की दुकानें बर्बाद हुई है उसका भी हिसाब लेना पड़ेगा, जिन मिस्त्रियों का काम ठप हुआ है उसका भी हिसाब लेना पड़ेगा, लॉकडाउन में जिनकी नौकरियां गई है उसका भी हिसाब लेना पड़ेगा। और जो ये तानाशाही का रवैया अपना रहे हैं और इस तरह से ये लोगों के ऊपर जो जातियां करी हैं, जो शरीरों में केमिकल डाले और उसके जो साइड इफेक्ट हुए, उसका हिसाब कौन देगा? अग्निपथ तो वापस ले लेगा। देखो ये क्या कर रहे हैं, युवाओं की ऊर्जा को अभी एग्जॉस्ट कर रहे हैं। आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, थोड़े दिन में सड़कों पे रहेंगे, पुलिस लाठियां भांजेगी, फिर आपको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, कुछ लोगों के नाम आ जाएंगे, कुछ सच्ची में फंसेंगे, कुछ गलत फंसा देंगे, सीसीटीवी कैमराज के लिए आप खुद कहने लगोगे। ये देश में इतनी अराजकता ले आएंगे कि आप लोग खुद कहोगे कि सीसीटीवी कैमराज लगने चाहिए हर जगह पे, आपका फोन सर्वेलेंस पे होना चाहिए 24 घंटे, इंटरनेट सेंसर होना चाहिए। जब आपने खबरें पहुंचानी है तब इंटरनेट नहीं चलेगा, लेकिन ये लोग सेंसर करेंगे इसको। तो आप लोगों को अगर ये लगता है कि सरकार की अग्निपथ स्कीम बहुत अच्छी है, आप आके समझाइए पंचायत में। आपको ये लगता है कि ये खराब है, आप आके समझाइए। आपको लगता है ये छोटी सी लड़ाई है और हमें केवल इस पे बात करनी चाहिए, तो आइए पंचायत में। आपको लगता है ये लड़ाई बहुत बड़ी है और हमें सबको संगठित होकर लड़ना होगा, तो आप आइए पंचायत में। 21 तारीख 21 जून को मंगलवार है शायद, आप लोग जींद में आइए, जाट धर्मशाला में। वहां पर हम लोग सुबह 10 बजे पहुंचना शुरू कर देंगे, और हमें ये मतलब पूरा यकीन है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे, जनता को यह एहसास कराएंगे कि तुम मालिक हो। और कुछ ऐसे संगठन जो समाज में केवल अपने लिए काम कर रहे हैं, हम उनको भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, और जो समाज के लिए कर रहे हैं उनको समाज जानता ही है पहले से ही। और बाकी ये देख लो कि वो कह रहे हैं कि 4 साल के बाद ना तुम्हारे पास इतने पैसे हो जाएंगे, तो इतने पैसे तो भाई प्राइवेट कंपनी में काम करके भी हो जाएंगे, कि 4 साल के बाद तुम्हें वहां पे नौकरी मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी बताना? एयरपोर्ट तुम बेच चुके होंगे, रेलवे तुम बेच चुके होंगे, रेलवे स्टेशन तुम्हारा बिक चुका होगा, आपका जितने पीएसयूज है, हाईवेज हैं, बंदरगाह हैं, जो खनिज की जो खदानें हैं, कौन सी चीज तुमने छोड़ी होगी तब तक? सब कुछ बिक चुका होगा। अंबानी अडानी उसके मालिक होंगे। तो तुमने तो अंबानी अडानी के लिए लोग ट्रेंड करने का ठेका लिया है कि ट्रेनिंग जो है आर्मी से कराएंगे और ज्वाइनिंग तुमको वहां देंगे प्राइवेट कंपनियों में, है ना? यही कहना चाह रहे हो ना तुम मोदी जी? तो आपको इस पूरी की पूरी कहानी को समझना होगा। मैं आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूं, इनको भाड़े के सैनिकों को क्या कहते हैं। जो ये भाड़े के सैनिक होते हैं, मतलब भाड़े के सैनिक क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब आर्मी में शॉर्ट सर्विस करके आते हैं तो उसके बाद उनको अलग अलग कंपनियां, अलग अलग जो एजेंसीज हैं वो भाड़े पर लेती है और अपने मिशन के वाइज भाड़े पर लेती है। मर्सिनरीज बोलते हैं इनको। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि कोई एक मिशन चलने लगता है तो एक आदमी उस फलाने एक सैनिक को बुलाता है, फिर एक फलाने सैनिक को बुलाता है, उनके इतिहास, उनके हिसाब से कि उसने उस जगह पे इतना बड़ा काम किया था और उसने इस जगह पे किया था, उस हिसाब से। तो जो मैं इसको बता रहा हूँ, 2020 में एक CSIS की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी
जिसने इनके ऊपर एक बात इन लिखी थी, जो भाड़े के सैनिक थे इनके ऊपर, कि कुछ कंपनियां बनती हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां बनती हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपको अपनी जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उसके गार्ड मिले हैं, जो गार्ड बैठे होते हैं बैंकों में, जो गार्ड होते हैं जो आजकल, वो गार्ड आप कहाँ से बुलाते हो? किसी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी होती है, कोई सिक्योरिटी एजेंसी वाले उसको बुलाते हैं, तो वो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी बोलते हैं उसमें। और प्राइवेट मिलिट्री कंपनियां भी होती हैं, जिसमें आर्मी के अंदर जो किसी न किसी मतलब जगह पे जिन्होंने किसी फ्रंट पे कोई लड़ाई लड़ी हो तो उनका एक्सपीरियंस होता है, तो उनको वो लोग दोबारा से प्लेसमेंट दे देते हैं प्राइवेट कंपनियों के अंदर, और फिर मतलब मिशन टू मिशन उनकी अपॉइंटमेंट होती है कि आपको इतने दिन के लिए, 10 दिन के लिए यहाँ जाना है, 15 दिन के लिए यहाँ, तो उस हिसाब से उनको पेमेंट मिलती रहती है। आपको याद हो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध था, वहां पर भी पुतिन ने एक राजधानी के अंदर एक वैगनर जो ग्रुप है उसके सैनिकों को किराए पर एस्टेब्लिश किया था यूक्रेन की राजधानी के अंदर। ये आपको पता ही होगा, कंपनी वहां प्राइवेट जो सैनिक थे वो थे। और इतना लंबा चलने के पीछे भी यही कारण है कि रशिया के पास किराए के सैनिक तो हैं, लेकिन वो ट्रेंड सैनिक नहीं है जैसे हमारे पास हैं। और वैसे भी इन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आर्मी लेस वर्ल्ड तो बनाना ही है, तो भारत की आर्मी तो खत्म करना ही है। बाकी 4 साल के अंदर सभी को ये जो लगे हुए हैं, इनसे सभी जो है ऊपर जा चुके होंगे। किसी को कैंसर, किसी को हार्ट अटैक, किसी को कुछ, अब बढ़ने लगेगा। आप देखिएगा, ये आपको बताएंगे कोई और बीमारी आई है, लेकिन असलियत में ये उसके साइड इफेक्ट्स होंगे जो पहले वाले इनको दिए गए हैं। इसकी शुरुआत हुई थी, भाड़े के सैनिकों वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसकी शुरुआत हुई थी इराक युद्ध से। अमेरिका को जो है वो इराक के ऊपर अटैक करना था, तो बजाय इसके कि वो वहां पर अपने रेगुलर सैनिक भेजे, तो किराए के सैनिकों को वहां पर डिप्लॉय किया गया था। ब्लैक वाटर नाम की एक कंपनी थी, प्राइवेट सैन्य कंपनी थी कोई, वहां पर ब्लैक वाटर के जो सैनिक थे उन्होंने अपॉइंटमेंट करके उनका मोर्चा संभाला। फिर बगदाद में निसौर चौक है, उसके ऊपर उन्होंने ऐसे ही निहत्थे और निर्दोष लोगों के ऊपर गोलाबारी कर दी थी। उस गोलाबारी के बाद में वहां 17 लोग मर गए थे, जिनमें 2 बच्चे भी थे। बाद में यूएस फेडरल कोर्ट ने इस ब्लैक वाटर को मतलब 4 जो सैनिक थे, उनके 4 गार्ड थे, उनको दोषी पाया गया और उनको बैन कर दिया, इसको मतलब ब्लैक वाटर को, कि अब ब्लैक लिस्ट कर दिया, तुम्हारे को इनको नहीं होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब आया राष्ट्रपति बन के 2020 में, उन सैनिकों को भी माफी दे दी। और ब्लैक वाटर ने क्या किया, कंपनी ने अपना नाम बदल के XE सर्विसेज कर लिया। तो अब ये देख लो, आपके बीच में है वो सारे दरिंदे। अब मान लीजिए आपका कोई सैनिक है, उसे मालूम है कि वो 4 साल बाद रिटायर होने वाला है। जब वो 4 साल बाद रिटायर होने वाला है तो क्या सोचेगा? अब उसे पहले से मालूम है ना। मान लीजिए आपको मालूम पड़ जाए कि आप इस तारीख को मरने वाले हो, तो जब आप मरने वाले ही हो तो फिर आप फिर प्लान करोगे कुछ बड़ा? फिर तो आप मरने के हिसाब से प्लान करोगे ना। तो जब आपको मालूम ही है कि आप 4 साल बाद जाने वाले हो, आप में से 75% तो जाने ही वाले हैं, तो हम 25 में होंगे कि नहीं होंगे? तो आप भ्रष्ट भी हो सकते हो, आप दूसरे लोगों को जो है, दूसरे देशों को वहाँ आर्मी की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको भी सब भेज सकते हो। आप अपनी जो जॉब है उसके प्रति इनसिक्योर भी हो सकते हो। आर्मी के अंदर जाने वाले लोग, आपको मालूम है ना कि वो कितने खुश रहते हैं, कितने दुखी रहते हैं। और तो प्लान्ड है। देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, सारे संस्थानों को बर्बाद करना एक तरह से योजना के अंतर्गत है, और ये योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। जैसे बेटा है मेरा, एक स्कूल में पढ़ता है, था मतलब, और अभी तो हमने वहां से उसको निकलवा लिया। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सैनिक स्कूल कुंजपुरा में वो पढ़ता था। अभी उसने बताया, और वहां जाके अंदर जाके मैंने खेल को समझा, जो वहां के टीचर्स हैं वो वहीं पर रहते हैं फ्लैट्स में, तो उनको हॉस्टल वार्डन की और मतलब हाउस मास्टर की और टीचर की जिम्मेदारी, दोनों जिम्मेदारियां थी। तो हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी निभाने के उनको एक्स्ट्रा चार्जेस मिलते थे, और हॉस्टल वार्डन्स अलग से उन्होंने अपॉइंट किए हुए थे, बकायदा पूरे रेगुलर सर्विसेज। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे हॉस्टल वार्डन्स को निकालना शुरू कर दिया, ठेके पर वार्डन्स रख लिए, और जो टीचर्स हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया और पैसे काट दिए। तो अब टीचर सीरियसली उसको काम नहीं कर रहे हैं, वो उधर भी काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, और वो हॉस्टल का भी काम नहीं संभाल पा रहे हैं। और जो ठेके पर 5-5 हजार में, 10-10 हजार में प्राइवेट कंपनियों से जो हॉस्टल वार्डन लगाए हैं, उन वार्डन्स को एक्स्ट्रा पैसे चाहिए।
या उनको जो दारू का या बाकी खर्चा चाहिए तो वो जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं वो उसके लिए अरेंज करते हैं और वो वहीं बैठ करके सब कुछ चलता है वहां पे। अब आप देख लीजिए बच्चों की, मेरा तो बेटा ही वॉज स्मार्ट एनफ, उसने मुझे बताया कि पापा मेरी लाइफ यहाँ बर्बाद हो जाएगी अगर मैं यहाँ रहा तो। भाई मैं बर्बाद तो क्यों करना, मैं तो इस पढ़ाई से कोई मतलब भी नहीं है, मैं तो तुम्हें वहाँ दोस्त बनाने के लिए भेजा था। बोला जितने बनने से बन गए। मैं कहा ठीक है फिर आ जाओ वापस, और हम उसे वापस ले आए। आप सोचिए कि सभी जगह ऐसा हो रहा है, हर डिपार्टमेंट के अंदर नई भर्तियां नहीं हो रही हैं और जो पुराने रिटायर्ड लोग हैं उनको ही रिप्लेसमेंट दे रहे हैं, उनको ही वापस भर्ती दे रहे हैं। और ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है। जब रिटायरमेंट की उम्र आ गई है भाई, उसको सरकार ने बोला है, उसके बाद उसको बोझ नहीं डालना। उसको आप मतलब निकम्मे आदमी को दोबारा से सैलरी पर रख रहे हो। निकम्मा घोषित कर दिया तभी तो बोला ना। या आप ये कह लीजिए कि उसको हो गया जितना उसका काम होना था, अब उसको बैठ के देंगे जो सेवा उसने दी है देश को। नौजवानों की ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब ये जो नौजवान हैं अग्निपथ योजना की जो खिलाफत कर रहे हैं, इनको एग्जॉस्ट कर दिया जाए, इनके ऊपर आरोप लगा दिए जाएं और इनको बदनाम कर दिया जाए तो आंदोलन टूट जाएगा ना। इसलिए जरूरी है कि आप लोग बैठिए, बात करिए, और हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं, लंबी चर्चा करते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। और अभी हम लोग मंडे को अमृतसर आएंगे, आप लोग भी पहुंचिए अमृतसर में। जिस भाई को पहुंचना हो 9518170000, मेरा नंबर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज, 9518170000। आपसे गुजारिश आप प्लीज लिख दीजिए 9518170000। कॉल नहीं करना प्लीज, व्हाट्सएप ही करिएगा। और आप अमृतसर पहुंचिए, फिर हम लोग 21 को वहां पहुंच रहे हैं जींद में। और कल कोशिश करेंगे हम, क्योंकि तोशाम के जो युवक हैं उनकी कॉल आई थी, तोशाम वालों की, कि आप आकर के जनता सरकार मोर्चा आकर के इस मिशन को संभाल ले। लेकिन भाई हम जो हैं वो जनता सरकार मोर्चा बैठ के बातचीत जरूर करेगा, क्योंकि जनता सरकार मोर्चा तो कोई संगठन ही नहीं है। तो जो संगठन है जनता सरकार मोर्चा के और जो बाहर के पूरे हरियाणा के, वो सारे आएंगे, बैठेंगे, और जिसके पास जिस जिस चीज की एक्सपर्टाइज है, हम चाहते हैं कि ये वाला आंदोलन संपूर्ण आजादी का आंदोलन हो, ये वाला आंदोलन स्वराज का आंदोलन हो। ये लड़ाई हमारी रसोई हमारे खेत से वैसे ही लड़े जिस तरह का हमने सोचा था और जिस तरह की हमने सोच रखी थी। तो अपने समाज को बचाने के लिए जरूरी है कि इस लड़ाई को हम लोग अपने गांव से भी लड़े, बॉर्डर पे भी लड़े, दिल्ली बॉर्डर पे, और फिर हम दिल्ली में जाकर के भी बैठे। तो ये आंदोलन अब की बार हमारे युवाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर का काम करे, ऐसी उम्मीद हम लोग कर रहे हैं और ऐसा प्लान हम लोग कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या होगा, किन संगठनों के हाथ में कमान होगी, कौन से संगठन वहां सरकार के भेजे हुए होंगे, कितने बिके हुए होंगे, कुछ नहीं मालूम है। अभी तो आप लोगों से गुजारिश है कि शांति बनाए रखनी है, इंतजार कीजिए, अभी बहुत जल्दी मत कीजिए आप लोग। सरकार बहुत जल्दी, देखिए सर, ये अभी तो आपका, अगर आप लोगों को ये लगता है ना कि आपकी बारी नहीं आई है, याद करिए रेवाड़ी महेंद्रगढ़ का एरिया सबसे ज्यादा ठंडा था, गुड़गांव का भी। यहां तक कि गुड़गांव के लोग तो इतने, मैं कहूं कि इतने बुजदिल निकले या इतने बेवकूफ निकले, जिनको पढ़े लिखे बोलते थे, कि गुड़गांव का टोल चल रहा था किसान आंदोलन के दौरान। आसपास की इतनी सोसाइटीज थी वहां पे। जो पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करने वाला आंदोलन है, ये भी इसमें उठेगा भाई। तो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के जितने भी फरमान इन्होंने जारी किया है ना, सबके खिलाफत खड़ी होगी, सबके खिलाफ लोग खड़े होंगे। तो आप लोगों को भी निकलना होगा। आप कुछ भी करते हो, आपका कोई भी काम हो, आपके सड़क पर उतरे बिना, इन आंदोलनकारियों के समर्थन के बिना काम चलेगा ही नहीं। ये फिर रगड़ देंगे आप, क्योंकि 2022 तक इन्होंने दंगे करवाने हैं, समझिए। 2022 के अंत तक, ये बात 2020 से पहले से बोल रहा हूं मैं, कि 2024 से पहले इन्होंने दंगे करवा करके देश में मार्शल लॉ लगाना है, सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करने हैं, आपके घरों के ऊपर स्मार्ट सर्वेलेंस रखनी है। सर्वेलेंस का खेल है, सर्वेलेंस स्टेट बनाने का खेल चल रहा है ये सब कुछ। तो आपके बच्चों को मोबाइल से भी पीछा छुड़वाना है, आपके स्कूलों को भी बचाना है, जमीनों को भी बचाना है, आपके बच्चों के हेल्थ को भी बचाना है। तो इस पे लड़ाई लंबी है,
बट एनी हाउ, ये बात सिर्फ ये कहने के लिए मैं आया था कि आप लोग मतलब तैयार रहिए। और मेन स्ट्रीम मीडिया केवल उग्र होते आंदोलन को दिखा रही है। आपकी और हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएं, अपनी आईडीज बना लीजिए, और चाहे बेशक सेम नाम से बनाइए, दूसरी आईडी बना लीजिए, उसमें ज्यादा लोग जोड़ लीजिए, एक पर्सनल रखिए और एक आंदोलन के लिए कि पोस्ट डालते रहने के लिए, बताने के लिए, लोगों को, दुनिया को शेयर करने के लिए ग्रुप्स तैयार कीजिए। अमित शाह बहुत पहले बोल चुका है कि हमारे पास 80 लाख से ज्यादा ग्रुप्स हैं, वो देश के अंदर कोई भी अफवाह फैला सकता है कभी मर्जी, तो उनसे बचना है। इंटरनेट ना हो तब कैसे हमें अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना है, इस पर भी चर्चा करनी है। इंटरनेट अगर वो बंद कर देते हैं, मोबाइल सर्विसेज अगर वो बंद कर देते हैं, तो भी हमें आंदोलन को आगे बढ़ाना है। और भाई, इस पे आप लोगों को समर्थन और साथ तो देना पड़ेगा। जिस भी तरह की मदद आपसे हो पाए आपको करनी होगी प्लीज। और जनता सरकार मोर्चा हर हाल में उन बच्चों के साथ है जो अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं। हम लोग अग्निपथ योजना की खिलाफत में हैं, हम अपना स्टैंड स्पष्ट कर दें। और जो लोग इसके पक्ष में हैं वो भी आमंत्रित हैं, प्यार से अपनी बात रखिए, या तो हमें समझा दीजिए, हम आपके साथ चल पड़ेंगे और हम गुणगान गाएंगे मोदी सरकार का, या आप हमारे साथ चल पड़ना और सरकार की खिलाफत करना, इस उम्मीद में कि हम अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में नहीं होने देंगे। हम आपसे मिलते हैं 21 तारीख को जींद में, 20 तारीख को इधर अमृतसर में, और कल आपको शायद हम लोग महम या उधर ही मिलेंगे 19 तारीख को। तो कल भी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग।